Hello students, today I am going to start next lecture of the vector. Now let us start with types of the vector. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर है क्या? जैसे बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, ठीक है। ये मान लिया ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, और यह भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो यहां पे दोनों वेक्टर अलग अलग है। ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दोनों अलग अलग है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये 5 न्यूटन, मान लिया इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें और इसको बी से रिप्रेजेंट करें, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है, इसका सेंस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मान लिया यहाँ पे दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये भी 5 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की, जब दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, सेम हो, है ना, तब क्या होगा? उन दोनों को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। तो यहां पे ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। अब इसको क्या करें? बी जो है वह भी 5 न्यूटन है और सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर होगा वह इक्वल वेक्टर होगा। तब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, उस कंडीशन में भी सेम था, लेकिन डायरेक्शन उस कंडीशन में सेम नहीं था। इस कंडीशन में डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन सेम, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। तो टू और मोर वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो यहां पे ऐसे लिख भी सकते हैं कि सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर वेयर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड सेम डायरेक्शन है, देन तब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम इक्वल कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, मान लिया जाए कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में बताया, इस पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, ये वेक्टर है मान लिया जाए, और सेम ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसको मान लिया जाए बी वेक्टर है। तो यहां इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों वेक्टर का, है ना। यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है जी? 5 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन है। तब ये दोनों वेक्टर को हम कहेंगे क्या? जैसे एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, ऐसे हो, या एक वेक्टर इधर हो, दूसरा वेक्टर इसी के जस्ट
पैरेलल एंटी पैरेलल हो, है ना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तब उसको हम क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पे अपोजिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट इन डायरेक्शन। निगेटिव वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का अगर सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तब उसको हम कहेंगे निगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसी को कर दें अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। Two or more vector having equal magnitude and in opposite direction then it is called क्या, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि सपोज A एंड B आर टू वेक्टर वेयर A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तब A और B को क्या कहेंगे हम, देन A एंड B इज कॉल्ड क्या, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। अब यहां पे हम एक चीज और समझे, मान लिया सिर्फ दिया हुआ है ए वेक्टर जो 5 न्यूटन का है ना, ए वेक्टर 5 न्यूटन का है, अब पूछ रहा है कि इसका निगेटिव वेक्टर लिखिए या अपोजिट वेक्टर लिखिए। तो करना कुछ नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड लेना है और उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये वेक्टर क्या होगा, तो या ये वेक्टर है तो इसके अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर को हम लिखेंगे -a। क्लियर है, ये वेक्टर है तो इसके अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर को क्या कहेंगे, -a लिखेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोप्लानर वेक्टर। तो कोप्लानर, को मतलब एक ही, प्लानर मींस प्लेन में, नाम से ही पता है कि कोप्लानर क्या है। तो यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर मतलब कि बहुत सारे वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन मतलब जैसे बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, बोर्ड का प्लेन है तो सारे वेक्टर भले ही इसका डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है ना, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन एक ही प्लेन में है। किस प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन में है। अब कोई वेक्टर ऐसे रहता, एक इधर रहता है, एक इधर रहता, तब एक कोप्लानर नहीं होता। अब यहाँ सभी जो है एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, या किसी भी प्लेन में हो सकता है, ग्राउंड के प्लेन में है बहुत सारे वेक्टर, ठीक है, किसी बाल के प्लेन में हो सकता है कोई वेक्टर। इसका उदाहरण क्या है, तो मान लिया जाए कि किसी प्लेन से दो स्ट्रिंग लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स है, टेंशन टेंशन फोर्स, तो यह दोनों फोर्स जो है एक ही प्लेन में तो है। चलिए वो बड़ा ये है उल्टन सा, मान लिया कि दो रस्सी है, एक रस्सी है, रस्सी क्या है जी, बोर्ड के प्लेन में ही है रस्सी, ऐसे इसको हम खींच रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर और यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे खींच रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये सारे जो फोर्स है कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, तो ये सारे फोर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लानर कहलाएंगे, एक ही प्लेन में है। अब कोप्लानर वेक्टर मतलब टू और मोर वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। अब है इसी का आगे नन, नन मतलब एक प्लेन में नहीं, कोप्लानर मतलब कोप्लानर वेक्टर, नन मतलब नहीं है, तो नन जो मीनिंग है वो निगेटिव में है। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में और एक ही प्लेन में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, नन कोप्लानर वेक्टर। तो
वेक्टर्स नॉट लाई इन द सेम प्लेन। अब देख लीजिए, एक वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर इस प्लेन में है, तीसरा वेक्टर इधर है, चौथा कहीं इधर है, मतलब डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनली जो वेक्टर्स है उसको हम शो करना भी बड़ा मुश्किल है। चलिए ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन ये है, इसको हम ऐसे शो किए हैं, है ना। तो ये तीनों जो है, तीन, दो तो एक ही प्लेन में हो सकता है, लेकिन तीन है अलग अलग प्लेन में, एक इधर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे। तो ये नॉन कोप्लनर वेक्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ ये डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं, कोई कोई इस डायरेक्शन में है इस प्लेन में, कोई इस प्लेन में है, कोई बोर्ड के प्लेन में है, तो ये सब सारे जो एग्जांपल है वो नॉन कोप्लनर वेक्टर का एग्जांपल है। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। अब इसे देखिए, कनकरेंट वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर है जो एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो बहुत सारे वेक्टर जब एक पॉइंट से क्रॉस करें तब उस सारे वेक्टर को कहते हैं कनकरेंट वेक्टर। टू और मोर वेक्टर क्रॉसिंग फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड कनकरेंट वेक्टर। ठीक है, टू और मोर वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर क्रॉसिंग फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से क्रॉस करें तो उसको हम क्या कहेंगे? कनकरेंट। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, एक कनकरेंट है या नहीं? तो देखने से तो लगता है कि नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं कि जब किसी भी वेक्टर को हम उसी के पैरेलल शिफ्ट करें तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो कहीं ना कहीं इससे मिल जाएगा, है ना जी। और इसको थोड़ा हम पीछे ले जाएं, क्योंकि पीछे ले जाने का मतलब उसी के पैरेलल हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, हम उसी के पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। इसको और हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये वेक्टर तीनों चेंज हुआ? नहीं हुआ। हमने अपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना तो चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी तीनों क्या थे? कनकरेंट वेक्टर थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि दिखे हमें, कुछ कुछ चीजें नहीं भी दिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बहुत सारी चीज जो है, जैसे मान ले किसी किसी एक पॉइंट से, कहीं ये है कील है कोई, वहां से बहुत सारे स्ट्रिंग लटके हुए हैं, है ना जी। अब बहुत सारा बच्चा उसको खींच रहा है ना। तब यह जो फोर्स है सारे बच्चों के द्वारा स्ट्रिंग में लगाए हुए फोर्स, वो क्या है? कनकरेंट वेक्टर है। क्लियर है? तो और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब है आपका कि ये जो वेक्टर्स है सारे, वह किस प्लेन में है? तो बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका मतलब है कोप्लानर है। अब ये वेक्टर कोप्लानर है और कनकरेंट भी है, तब इसको हम क्या कहेंगे? तब इसको हम कह सकते हैं कनकरेंट कोप्लानर वेक्टर या कोप्लानर कनकरेंट वेक्टर, दोनों चीज यूज कर सकते हैं। अब ऐसे रहता, बहुत सारे वेक्टर देख लीजिए, ऐसे रहते, एक प्लेन में है तो नहीं, एक प्लेन में नहीं है, एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो हाँ कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट से स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे खींचते डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट प्लेन में, तब एक प्लेन में तो नहीं है लेकिन है तो कनकरेंट। तो यहाँ पे जो ये जो वेक्टर मैंने जो दिखाया कि एक प्लेन में नहीं है और एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कनकरेंट नॉन कोप्लानर वेक्टर, मतलब एक प्लेन में नहीं है लेकिन एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, या नॉन कोप्लानर कनकरेंट वेक्टर। तो एक हो गया कनकरेंट कोप्लानर और दूसरा हो गया कनकरेंट नॉन कोप्लानर वेक्टर। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो जीरो हो,
तो जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा, जैसे मैं एग्जांपल में मान लिया इस पॉइंट पे 2 न्यूटन फोर्स राइटवर्ड लग रहा है और 2 न्यूटन फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है। ए मान लीजिए ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। दोनों का रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। देखने से ही लग रहा है कि जीरो रिजल्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो अनडिटरमाइंड डायरेक्शन है यहाँ पे। तो जब दो वेक्टर जिसका रिजल्टेंट क्या हो, मैग्नीट्यूड में जीरो हो, लेकिन क्या ये दोनों वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट पूछें तो क्या होगा? क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो उसको हम जीरो ना कह के जीरो वेक्टर कहेंगे। अगर जीरो कहेंगे तो गलत हो जाएगी, तो वहां पे जीरो वेक्टर हम कहेंगे। तो किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर ए होता है ना। किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी वही ए वेक्टर मिलेगा। किसी जीरो वेक्टर में अगर हम ए वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस ए मिलता है, और किसी ए वेक्टर में हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वेक्टर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर से दो या दो से अधिक वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट। अब एक टर्म है लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट मतलब कोई वेक्टर है, उसी के अलावा एक लाइन हम खींचे, वह लाइन जो है लाइन ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसी के अलावा हम लाइन खींचे तो वो लाइन ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। तो लाइन ऑफ सपोर्ट तो दोनों का पैरेलल है जी, दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? पैरेलल है दोनों, है ना। और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, तब वहां पे दोनों वेक्टर को हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। तो टू और मोर वेक्टर हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? पैरेलल है, इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, है ना। अब लाइन ऑफ सपोर्ट अगर पैरेलल हो, मतलब ये जो लाइन है इसे लाइन जब हम खींचे वो पैरेलल हो, लेकिन जो डायरेक्शन है दोनों का वह अपोजिट डायरेक्शन में हो। थोड़ा इसको तो यहां पे देख लीजिए, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इस दोनों वेक्टर को हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो है पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर, पैरेलल मतलब पैरेलल मतलब लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब उसको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब एंटी पैरेलल मतलब लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो लेकिन जो डायरेक्शन है वो एंटी हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब दो वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टर्म है आपका को इनिशियल वेक्टर। तो जैसे देख लीजिए बहुत सारा जो वेक्टर है जिसका सेम इनिशियल पॉइंट है। अब इसका डिफरेंट भी मीनिंग है, जब जरूरत आएगा तो हम उसको करेंगे। तो जब इनिशियल पॉइंट सेम हो तो इसको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर having same initial point is called co-initial vector। अब यहां पे देख लीजिए,
को मतलब एक ही, इनिशियल माने इनिशियल पॉइंट, वेक्टर मतलब वेक्टर। तो कोई इनिशियल वेक्टर मतलब बहुत सारे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब नेक्स्ट टर्म है पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके और आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है पोजीशन वेक्टर। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दो वेक्टर यहाँ पे बहुत उपयोगी है, एक है पोजीशन वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर। ये दोनों का कंसेप्ट हर चैप्टर में लगभग आ जाता है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है क्या? पोजीशन मतलब हुआ कहाँ पे है, पोजीशन है ना। वेक्टर मीन्स वेक्टर, तो वह वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को शो कर रहा है ना। अब चलिए एक एग्जांपल लें। यह कोई पी पॉइंट है, क्लास में डिफरेंट बच्चे बैठे हुए हैं। सारे बच्चे से पूछा जाए कि पी पॉइंट कहाँ है, सभी लोग बताएंगे नहीं, ये पी पॉइंट जो है वह बोर्ड के प्लेन में है ना। ये जो बोर्ड है उसी के प्लेन में है कहीं ना कहीं। अब बच्चे से पूछा जाए कि आपसे कितने दूरी पे है, तो सारे बच्चे का अलग अलग इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो जितने डिस्टेंस पे होगा उतना बताएगा, ठीक है। कोई 2 मीटर बताएगा, कोई 4 मीटर बताएगा, कोई 6 मीटर बताएगा। लेकिन अगर फिजिक्स में ऐसे नहीं होता है, सब इस तरह से बताए तो एक क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। तो कहें नहीं, अब सारे बच्चे एक रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन से इस पॉइंट का हमको डिस्टेंस बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन हमको बताओ कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, किस ओर है, किस डायरेक्शन में है। तो जब इस तरह से कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करे कि किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताए, तब उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में है, किस पॉइंट पे है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी का जो लोकेशन है, एग्जैक्ट पोजीशन, वो बताता है। तो यहाँ पे इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओपी जो वेक्टर होगा वही ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो पोजीशन वेक्टर मतलब, पोजीशन मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। जो वेक्टर एग्जैक्ट लोकेशन बताए किसी भी पॉइंट का, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो द वेक्टर रिप्रेजेंट exact position of any point is called position vector, ठीक है। It is generally denoted by R, ठीक है जी। इसे जनरली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। क्लियर है। यहां पे एक चीज और देखने वाली बात ये है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहां पे देख लीजिए, आर जो है ये तो डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। मान लिया कि अगर हम आर डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, ओपी डायरेक्शन में नहीं हमको शो कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज विथ एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा ये क्या है, एंगल है। किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। किस डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
अब आर थीटा को हम क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं किसी भी पॉइंट का। तो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर यहाँ पोजीशन वेक्टर हो गया और थीटा क्या है? एंगल है। किसके साथ एंगल है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किस डायरेक्शन में है? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम समझते हैं। यूनिट मतलब हो गया आपका, सॉरी, यूनिट मतलब हो गया वन और वेक्टर मींस वेक्टर। सबसे पहली बात कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वन होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या कोई पार्टिकुलर वेक्टर होता है? तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। यूनिट वेक्टर सभी वेक्टर के लिए होता है। मान लिया जाए कि यह ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, हेलो हेलो, यहां पे ए कोई वेक्टर है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह 4 है। चलिए, ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है, 4 यूनिट है। अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है, और चारों वेक्टर को हम ले लें, सारे एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो इच जो वेक्टर हमको मिल रहा है 1 यूनिट का मिल रहा है। चारों 4 है, ये 4 पार्ट में बांट कर लिए, ये एक एक यूनिट में मिला हमको। तो यहां पे एक जो वेक्टर है वह इस बड़े वेक्टर का एक पार्ट हो गया जिसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहां पे ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और ये एक जो है ये 1 यूनिट का हो गया, मतलब एक, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। इसको 4 पार्ट में कर दिए तो प्रत्येक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं ईच जो पार्ट है उसको हम इस बड़े वेक्टर का यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अब इस बड़े वेक्टर को हम लिखने के लिए, ए वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड लिख दें और ए का जो ए यूनिट वेक्टर हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन को शो करेगा। ए जो हो गया, हम लिखते हैं किसी भी वेक्टर को तो सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब क्या लिखते हैं? डायरेक्शन। अब इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो चीज तो वही रहेगा, तो 1 से ना करके हम यूनिट वेक्टर से कर दें और एक यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया और ए वेक्टर जो है, जो एक छोटा वेक्टर का डायरेक्शन है वही बड़ा वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब इस पार्ट का जो डायरेक्शन है वही तो ए का वेक्टर है, ए का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है सेम हो गया और मैग्नीट्यूड तो हम लिख ही दिए। तो ए वेक्टर और ए के यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन सेम है और ए के यूनिट वेक्टर और ए के मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकुलर वेक्टर हो। यूनिट वेक्टर सारे वेक्टर का होता है जो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को दिखाता है। तो हम 2 टॉपिक लिखने, यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज यूनिट वेक्टर सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर ही शो करता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड
and gives the direction of any vector is called यूनिट वेक्टर। तो यहां पे यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? अब यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे तो इधर आ जाएगा, तो a डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मतलब किसी भी वेक्टर को लिखना है तो a का मैग्नीट्यूड उसमें हम a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या कि किसी भी वेक्टर का एक ऐसा टुकड़ा जो उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट टर्म है आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज कॉल्ड क्या? ऑर्थोगोनल वेक्टर। दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे मतलब किसी भी दो के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। जैसे कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग है और कोई जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है जी? तो ये सारे वेक्टर जो तीनों वेक्टर है उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम दे दें, यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको स्पेसिफाई कर दे हम, तब मान लिया जाए कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कुछ है, तो क्या है? तो उसको हम लिखते हैं आई कैप से। एक्स एक्सिस के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहां पे जैसे ए वेक्टर है 2 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे हम इसको क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे ए वेक्टर हम लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये लिखते हैं। अब यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और अलोंग एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो आई कैप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर को। क्लियर है? तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से मान लिया जाए कि 5 न्यूटन अलोंग जेड एक्सिस है, तो हम वेक्टर को हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का यूनिट वेक्टर। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी? तो 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन लिख दिए। और किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है, तो यहाँ पे लिख दे के कैप। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए,
आई जे और के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई जे और के को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ लिए कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई जे के भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई जे के इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का रिलेशन समझ लें। दोनों चीज हम बता चुके हैं। मान लिया जाए कि P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और इसका पोजीशन वेक्टर है R। इसका पोजीशन वेक्टर R है और इसका पोजीशन A कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। तो R जो हो जाएगा 2i + 3j + 4k हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इसका कोऑर्डिनेट x, y और z है, तो r का जो वैल्यू होगा xi + yj + zk होगा। मान लिया जाए कि ये P पॉइंट जो है वह xy प्लेन में है। यहाँ क्या है, ये 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस में है। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां जो r है वह xy प्लेन में है और इसका कोऑर्डिनेट है xy, तब r यहां पे क्या हो जाएगा, xi + yj हो जाएगा। क्लियर है? इस पे आधारित हम क्वेश्चन देंगे, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम करेंगे फर्दर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तो बने रहें जेके सर के साथ। थैंक यू।